कन्वर्जन एक बड़ा सीरियस मुद्दा है मध्यकालीन भारत का या प्राचीन भारत का, तो उसमें वो हीरोज आपको 2023 में काम आने वाले नहीं है। तो ये एक सबक इतिहास से लेने की जरूरत है। तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने आरएसएस को कैसे क्वेश्चन किया और साफ तौर से कहा कि ये क्या राष्ट्रवाद है भाई, तुम तो मुस्लिम लीग का समझ में आता है, तुम किस बात की हिंदू राष्ट्रवाद की बात कर रहे हो, तुम तो हमारे साथ रहो ना भाई, हम सब राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, तो आप अपना राष्ट्रवाद अलग से क्यों बात करना चाहते हैं? धर्म कहाँ से आ गया इसमें? आपको साफ दिखाई देता है कि वो मुसलमानों को खौफजदा करके डरा के कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए, तुमने अपने नए मुल्क की बात नहीं की धर्म के नाम पर, तो तुम्हारे साथ ये होगा। उनकी जरूरत मुझे लगता नहीं है कि खास रह गई, क्योंकि इतिहास आजकल वो लोग लिखते हैं जो व्हाट्सएप पर रोज सुबह से लग जाते हैं और मैसेजेस वायरल करते हैं और सही मायनों में इतिहास क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम तो इतिहास उन सोर्सेज को पढ़ के लिखते हैं जो सोर्सेज किसी और ने क्रिएट किए, आर्काइव्स की फाइल्स में, अखबारों में, तो इसलिए उसमें तो हमारा कोई रोल ही नहीं है। आज तो वो लोग हैं जो इतिहास के सोर्सेज भी क्रिएट कर रहे हैं और इतिहास भी लिख रहे हैं उन्हीं सोर्सेज का इस्तेमाल करके। और मेरे साथ अक्सर होता है कि कोई टीवी चैनल वाला आएगा कि साहब ये फला चीज़ बड़ी वायरल हो रही है, अभी उसके पास जाओ जिसने वायरल की है, मेरे पास क्यों आया? क्योंकि ये तो उसका सोर्स तो वही बताएगा, उसने क्यों वायरल किया, क्या सोच के किया। तो ये ज़माना इतना ख़राब है कि इसमें आप इतिहास के बारे में कुछ बोलना या कहना बहुत आसान नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि इतिहास या हिस्ट्री हैज बिकम अ सोर्स ऑफ हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट। अब इतिहास में कुछ नहीं है, चाहे मध्यकालीन भारत में क्या है, चाहे फ्रीडम स्ट्रगल में आ जाइए, चाहे आज के कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री की बात करें, वो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट जोन, जिसमें नफरत जनरेट होती है, उसके अलावा कुछ नहीं। आप इतिहास का इस्तेमाल सिर्फ नफरत जनरेट करने के लिए करते हैं और अफसोस ये है कि उसमें बड़ी तादाद में लोग लगे हैं उस प्रोजेक्ट में। और वो लोग हैं जिन्होंने कभी ना आर्काइव्स की शक्ल देखी, ना कभी कंटेम्प्रेरी न्यूज़पेपर्स पढ़े, कुछ नहीं, उन्हें सोर्सेज का कुछ मालूम ही नहीं। वो सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं कि इतिहास में एक हिंदू कम्युनिटी थी, मेजॉरिटी, जो उत्पीड़ित थी और वर्षों से उत्पीड़ित है, और एक मुसलमान थे जो कहीं से आए और आके उत्पीड़न के प्रोजेक्ट में ही लगे रहे। तो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट जोन की तरह से इतिहास को देखा जाता है। कुछ भी आपको जरूरत करने की नहीं है, सिर्फ आप इस मुद्दे के चारों तरफ करते रहिए जो आप कहना चाहते हैं। अफसोस ये है कि इस सब को चैलेंज करने के लिए अशोक पांडे जैसे लोग, मुझे बड़ा फख्र की बात लगती है यह, मुझे कहना चाहिए, शुरुआत इसी से करनी चाहिए थी कि अशोक पांडे की एनर्जी पर मुझे ताज्जुब भी होता है और आई एडमायर कि वो आदमी इतने डिफिकल्ट प्रोजेक्ट को लेकर इस काम को कर रहा है और आज के ये पूरा आयोजन मैं सोशल मीडिया पे कुछ वक्त गुजारता हूँ, जिसके लिए हमारे काफ़ी दोस्तों ने कहा कि भाई क्यों इन लोगों से एंगेज करते हो, बेकार नफरत फैलती है और वे गालियाँ देते हैं। लेकिन अशोक पांडे जैसे लोग जो वहाँ आपको दिखाई देते हैं और वो तो कुछ भी नहीं करते, वो तो पूरा बाकायदा तफसील से और डिटेल में एक एक मुद्दे को चैलेंज करना और लोगों के सामने हिस्ट्री, इतिहास को सोर्सेस के साथ पेश करना, तो ये बड़ा सीरियस प्रोजेक्ट है। और मुझे लगता है कि ऐसे कुछ लोग और होने चाहिए और इनका साथ देने के लिए। और मेरे लिए तो एक बहुत ही फर्क का वो है, मैं अक्सर फोन करके पूछता भी हूँ बहुत सी चीज़ों के, क्योंकि हम उतना वक्त हमारे पास नहीं है। जो आज की जो डिबेट है उसमें वो इतिहास डिस्कस नहीं होता जो बहुत सीरियस किस्म का आर्काइव बेस्ड इतिहास होता है, अफवाहों के ऊपर बेस्ड इतिहास है। आप कुछ भी कह दीजिए किसी के बारे में, तो उसको हैंडल करना या उसका जवाब देना बड़ा मुश्किल काम है, जो अशोक पांडे बड़ी पाबंदी के साथ और बड़ी मेहनत के साथ करते रहते हैं दिन भर। मैं कहना यह चाहता हूँ कि अगर आप आज की जो डिबेट है उसको देखें,
उसमें लगता ही है कि हम कहा तो ये जाता है कि हमारी इतिहास हजारों साल पुराना है, लेकिन पिछले कुछ सालों की जो डिबेट है उसमें सिर्फ ये लगता है कि इतिहास हमारा 500-600 साल पुराना है। वो बाद में सदी शुरू हुआ, उससे पहले का इतिहास तो हमारा कोई इतिहास था ही नहीं, उसकी बात ही नहीं होती। क्योंकि आज का जो हमारा प्रेजेंट है उसके लिए यही पीरियड जरूरी है, क्योंकि इतिहास हम इतिहास की तरह नहीं पढ़ रहे, इतिहास को हम आज की तरह पढ़ना चाहते हैं। आज हम किस तरह का इतिहास पढ़ना चाहते हैं, आज हम हमारे लिए कौन सा इतिहास यूजफुल है, क्या काम आएगा आपकी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स में, वोट की पॉलिटिक्स में, उस सब में किस इतिहास की जरूरत है। उसके लिए आपको अशोक तक जाने की जरूरत नहीं है। अशोक तक भी जाइए तो वहां भी आप कुछ यही ढूंढने की कोशिश करते हैं आज कि अशोक द ग्रेट को भी अशोक द ग्रेट क्यों कहा जाता है, वो ग्रेट तो था ही नहीं। उसमें भी बहुत सारी कहानियां निकाली हैं, वो मैं ब्रीफली बताऊंगा कुछ सेंटेंसेस में। लेकिन बात यह है कि मध्यकालीन भारत को जिस तरह से पेश किया जाता है उसमें लगता ही है कि किस, और ये एक बड़ा फोर्सफुली कहा जाता है कि कन्वर्जन जो है वो, मैं सिर्फ उन मुद्दों को रेज करूंगा जो हम और आप रोज जिंदगी में सुनते हैं और पढ़ते हैं, बाकी चीजों की तो जरूरत है न वक्त है। कन्वर्जन एक बड़ा सीरियस मुद्दा है। तो ये कहा जाता है कि कन्वर्जन जो है वो स्टेट पॉलिसी थी, मिडिवल स्टेट, सुल्तानों से लेके मोगलों तक। अब अगर स्टेट पॉलिसी है और एक ऑटोक्रेटिक स्टेट से, वो डेमोक्रेटिक स्टेट तो थी नहीं, तलवार से सब कुछ होता रहता है। तो अगर तलवारों से तय होना था और मध्यकालीन युग में सब कुछ तलवारों से ही होता तो सारी दुनिया में यहीं पर नहीं, डेमोक्रेसी तो कहीं नहीं होती। तो किसी से पूछ के तो कुछ नहीं किया जाता था, वो तो जो स्टेट ने चाहा वो किया। तो अगर स्टेट पॉलिसी थी तो बड़ी इनएफिशिएंट स्टेट थी, क्योंकि वो 600-700 साल में 14-15% ही मुसलमान बना पाए। जिसका मतलब ये नहीं कि कन्वर्जन फोर्स नहीं हुआ, जरूर हुए, लेकिन स्टेट पॉलिसी का मतलब ये है कि कम से कम 50% हिंदुस्तान तो मुसलमान हो जाना चाहिए था। क्योंकि इस्लाम जहां भी गया है, जिन मुल्कों में गया है, वहां 99% मुसलमान ही हुए दिखाई दिया आपको। इतना मास कन्वर्जन हुए। तो हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां ये सब हमें देखने को नहीं मिला। यहाँ पर जो भी सरकारें चली वो एक अंग्रेजी में हमारे इतिहास में इस्तेमाल करते हैं कॉर्पोरेट, एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। स्टेट जो है गवर्नेंस वो एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था। उसमें मुगल या उससे पहले जो सुल्तान थे और यहाँ के राजपूत जो शासन में शामिल थे और कायस्थ जो स्क्राइब्स थे जो कोर्ट में काम करते थे, उन सबको एक साथ मिलकर गवर्नेंस का प्रोजेक्ट दिया गया। कहीं उठा के देख लिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि कन्वर्जन फोर्स नहीं हुए, बहुत सारे केसेस होंगे कन्वर्जन के, लेकिन वो डाइवर्स है। फोर्स भी है, कुछ सूफी इन्फ्लुएंस में भी है, कुछ जो उत्पीड़ित लोग थे हिंदू समाज में वो थे जो कन्वर्ट हुए। तो इस तरह से होने के बाद जब 14-15% हुआ तो स्टेट जो है वो कन्वर्ट कर रही थी। ये बहुत ही बेतुका और जिसका कोई आपको सबूत नहीं मिलता है। अगर मान भी ले ये था तो इन सुल्तानों को या मुगल बादशाहों को पहले तो उन लोगों को कन्वर्ट करना चाहिए था जो जिनको मनसबदार बनाया। मानसिंह कन्वर्ट क्यों नहीं हुए? मिर्जा राजा जयसिंह कन्वर्ट क्यों नहीं हुए? उनको तो मिर्जा का खिताब दिया गया। मिर्जा तो पर्शियन खिताब है, मिर्जा ऑनर है, और इस तरह के बहुत सारे खिताब देकर उनको इज्जत दी गई। नवरत्न बनाए गए, दरबारों में मनसबदार बनाए गए। तो कन्वर्जन स्टेट पॉलिसी साफ तौर से पता चलता है कि बिल्कुल नहीं है। जहाँ कन्वर्जन है फोर्स्ड, वहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल रीजन है जो इतिहास में आपको पढ़ेंगे तो पता मिल जाएगा। लेकिन उसका बड़ा खूबसूरती से इस्तेमाल, खूबसूरती शब्द अच्छा नहीं है लेकिन इसके अलावा और कुछ इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, वो इस्तेमाल किया जा रहा है चतुराई से इस्तेमाल होता है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि जो ये कहा जा रहा है वो सच भी है कि नहीं है। किसी पर वक्त नहीं है उसकी सच्चाई तक पहुंचने का। ना कोई लाइब्रेरी में जाता है, ना कोई किताब पढ़ता है। व्हाट्सएप के अलावा कोई और सोर्स नहीं बचा है हमारे पास, और व्हाट्सएप पर जो आ गया वो लास्ट वर्ड है।
तो उसमें ऐसे माहौल में इसी तरह का इतिहास आपको मिलेगा। अब उसको क्वेश्चन करने के लिए अशोक पांडे जैसे लोग या हम जैसे कभी कभी वक्त निकाल के करते हैं, लेकिन उससे बहुत काम चलने वाला नहीं। ये बहुत मैसिव प्रोजेक्ट है जिसमें सब लोगों को शामिल होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो सोशल मीडिया पर तो आजकल सभी लोग हैं व्हाट्सएप पर, तो वो वहाँ कम से कम उन लोगों को काउंटर करें, क्वेश्चन करें, एंगेज करें और बताने की कोशिश करें जो आप सर्कुलेट कर रहे हैं उसको कम से कम पढ़ तो लो वो है क्या। तो उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो इतिहास में इस तरह की चीज़ें हैं जो मैं आज सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि ये आमतौर से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें देखने को मिलती है और कोई ना कोई आ जाता है कोई ना कोई इस तरह का सवाल लेकर। हद ये है कि औरंगजेब जैसे आदमी को भी डिफेंड करने की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, जो मेरा पसंदीदा शासक नहीं, और मध्यकालीन युग में कोई भी पसंदीदा नहीं होना चाहिए और कोई भी हीरो नहीं होना चाहिए। और ये एक और बात है मैं अक्सर कहता हूँ कि वी शुड स्टॉप लुकिंग फॉर हीरोज इन द मिडिवल पास्ट, क्योंकि मिडिवल पास्ट में आप हीरोज ढूंढोगे तो वो अपनी कमी और अपनी कमजोरी और स्ट्रेंथ के साथ आपके लिए आएंगे, क्योंकि वो 2023 के लिए नहीं, वो उस पीरियड के लोग हैं। और तो इतिहास में बहुत सारी चीज़ें आपको बैगेज की तरह आगे ले जाने की जरूरत नहीं, बहुत सी चीज़ें आपको भूलनी। तो ये कहा जाता है ना, इतिहास से सीखिए, इतिहास से सीखिए भी और इतिहास में बहुत सी चीज़ें भूलिए भी, तभी आप एक अच्छी सच्ची तस्वीर बना सकते हैं। अगर आप पूरा पैकेज इस्तेमाल करते हैं मध्यकालीन भारत का या प्राचीन भारत का, तो उसमें वो हीरोज आपको 2023 में काम आने वाले नहीं। तो ये एक सबक इतिहास से लेने की जरूरत है। दूसरी चीज, मध्यकालीन भारत की बहुत सारी बात की जा सकती है, लेकिन उसमें ज़्यादा वक्त हो जाएगा, फिर पर्ची आ जाएगी, वरना इसलिए मैं पहले आगे बढ़ जाता हूँ। अब ये जो मेरा अपना पीरियड है जिसमें मैंने काम किया है, जिसके बारे में ज़्यादा बात होनी भी चाहिए क्योंकि वो हमारे आज के नज़दीक है। मध्यकालीन भारत तो हमसे कई सदी दूर है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे 70-80 साल या 100 साल से कम समय पहले हुई थी और जिनसे हमारा कनेक्शन बहुत इमीडिएट है, एंड वी कैन रिलेट ऑल्सो टू दैट सॉर्ट ऑफ दैट पास्ट। और वो पास्ट हमारे लिए आज, मैं दो लोगों का इसमें जिक्र करूंगा ज़्यादा, जिनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। हमारे आज के जो नए राष्ट्रवादी हैं, जिन्होंने जब राष्ट्रवाद जन्म ले रहा था उस वक्त पता नहीं कहाँ थे, लेकिन वो आज वो सबसे बड़े राष्ट्रवादी वही हैं और सर्टिफिकेट्स तक देते हैं लोगों को राष्ट्रवादिता का, और हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान भेजते हैं। तो ये लोग सब कौन हैं और ये किस तरह की बात क्यों करते हैं, ये सब जानने की जरूरत इसलिए है कि फ्रीडम स्ट्रगल में जो कुछ हुआ, जहाँ से राष्ट्रवाद विरासत में मिला हम लोगों को, उस राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या थी और वो राष्ट्रवाद हमने कहाँ से हासिल किया। उस पर मेरी एक किताब भी है 4-5 साल पहले, पूरी इंडियन नेशनलिज्म एक एथोलॉजी है, जिसमें मैंने 19वीं सदी से लेके जयप्रकाश नारायण तक जो भी लोगों ने राष्ट्रवाद पर कहा और लिखा उसको लोगों को बताने की कोशिश की, और इसीलिए रेस्पॉन्ड किया ये किताब लिख के उन्हीं लोगों को जो आज राष्ट्रवाद की परिभाषा हमें बताते हैं। तो उसमें पता ये चलता है कि ये जो हमारा राष्ट्रवाद है, जो कॉम्पोजिट नेशनलिज्म, इंडिविजुअल नेशनलिज्म, एम्पैथेटिक नेशनलिज्म, बहुत सारे नाम है उसके, जो एक चर्निंग हुई, स्ट्रगल, डिबेट हुई, और उस डिबेट में बहुत सारे लोग शामिल थे, गांधी से लेके मौलाना आजाद, नेहरू, पटेल और नीचे के लेवल के लोग, ये 4-5 भूखे हैं, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे लोग, इन सब लोगों ने बहुत कुछ लिखा, राष्ट्रवाद को परिभाषित किया। उसी पीरियड में 2 राष्ट्रवाद और उभर रहे थे, हिंदू राष्ट्रवाद और मुस्लिम राष्ट्रवाद। मुस्लिम राष्ट्रवाद ने लड़ाई लड़ी मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने के लिए, जो समझ में आता है, उनका ऑब्जेक्टिव समझ में आता है कि उनको एक अलग मुल्क बनाना था, टू नेशन थियरी के बेसिस पर। और ये सवाल हिंदू राष्ट्रवाद जो बात कर रहे थे उनसे सवाल करने की जरूरत है, और जयप्रकाश नारायण ने अपने लेखों में किया है। बाद में जब जेपी का रुझान कहाँ हुआ, किन लोगों के साथ मिले, उन्होंने सब लोगों ने देखा,
लेकिन 50 का TP आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने RSS को कैसे क्वेश्चन किया और साफ तौर से कहा कि ये क्या राष्ट्रवाद है भाई, तुम मुस्लिम लीग का समझ में आता है, तुम किस बात की हिंदू राष्ट्रवाद की बात कर रहे हो, तुम तो हमारे साथ रहो ना भाई, हम सब राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, तो आप अपना राष्ट्रवाद अलग से क्यों बात करना चाहते हैं? धर्म कहाँ से आ गया इसमें? हम तो सब राष्ट्रवादी हैं, जो भारतीय है वो राष्ट्रवादी है, जो भारतीय अपने आप को नहीं मानता है, जो अलग धर्म के नाम पर मुल्क बनाने की बात कर रहा है, उससे हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और अंग्रेज उनके साथ हैं। ये तो एक्चुअली ब्रिटिश प्रोजेक्ट था जो एंड तक, पार्टीशन तक ब्रिटिश प्रोजेक्ट ही रहा, जिसमें मुस्लिम लीग एक बहुत ही एक स्टूज की तरह से काम किया उन्होंने। उनका तो बड़ा नैरो ऑब्जेक्टिव था और जो हमारे प्रोफेशनल क्लासेस से मुसलमानों में जमींदार थे वो परेशान थे कि हिंदू मेजॉरिटी मुल्क जब बन जाएगा अंग्रेजों के जाने के बाद तो हमारा क्या होगा, नौकरी नहीं मिलेगी, जिम्मेदारियां खत्म हो जाएगी, बिजनेस नहीं मिलेगा। तो मुस्लिम लीग ने इस डर को, आप पूरा उस पीरियड को पढ़ें जो मैंने कुछ पढ़ा है, आपको साफ दिखाई देता है कि वो मुसलमानों को खौफजदा करके, डरा के कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए, तुमने अपने नए मुल्क की बात नहीं की धर्म के नाम पर, तो तुम्हारे साथ ये होगा। दुख की बात यह है कि आज कुछ लोग हमारे मुल्क में जिन्ना को और मुस्लिम लीग को सर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अफसोस की बात है कि ये बात जिसको हमारे राष्ट्रवादी नेता गांधी, पटेल और नेहरू और आज़ाद सब लोग मिलकर क्वेश्चन करते रहे, आज वही चीज़ सामने आ रही है। बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं जिसके जो मुझसे भी लोग पूछते हैं और उनका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो पीरियड था उसमें एक ऐसा राष्ट्रवाद विरासत में मिला जिसमें भाईचारा था, जिसमें प्यार मोहब्बत थी और ऐसे लोग, मौलाना आज़ाद जैसे लोग, मेरी किताब अभी 1 महीने पहले आई मौलाना आज़ाद पर, उस पर राष्ट्रवाद पूरा एक चैप्टर भी है। मौलाना आज़ाद ने जब उस लड़ाई को लड़ा, ये उन लोगों के लिए जो आज नफरत की बात करते हैं, राष्ट्रवाद को नफरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, टूल, हथियार की तरह से। मौलाना आज़ाद ने कहा कि भाई आप मुसलमानों को, उसे कहा क्योंकि मुस्लिम लीग को काउंटर करना था उनको, उनके प्रोपेगेंडा को काउंटर करना था कि भाई आप प्रॉफिट के जो इतिहास है, रसूल का जो इतिहास है, जो रसूल का जो पहला इस्लामिक स्टेट जो मदीना में बनाया 7वीं सदी में, वो एक मिसाल है आपके लिए। वो एक स्टेट था, कंपोजिट स्टेट, जिसमें प्रॉफेट मोहम्मद ने कुरैश, अंसार, ये सब ट्राइब्स को मिला के यहूदियों को साथ में शामिल करके पहला इस्लामिक स्टेट बनाया। तो अगर प्रॉफिट एक इस्लामिक स्टेट बना सकते हैं, वो एक मुस्लिम स्टेट बना सकते हैं इन सब लोगों को एक साथ जोड़कर, तो आज आप हिंदुओं के साथ मिलकर एक कंपोजिट नेशन क्यों नहीं बना सकते? तो ये मौलाना का एक आर्गुमेंट था और उस पर मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने, देवबंद वाले, उन्होंने पूरा कंपोजिट नेशनलिज्म पर एक बुकलेट लिखी, अल्लामा इकबाल से डिबेट की और ये सब 1930s में हुआ। 1938 में तो अल्लामा इकबाल की डेथ हो गई, 38 में ये किताब छपी, कंपोजिट नेशनलिज्म, मुत्तहदा कौमियत, जिसका इस्तेमाल मैंने अपने काम में भी किया है। तो उसमें इन लोगों ने कोशिश किया कि इस नफरत को ख़त्म किया जाए, आपस में भाईचारा होना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि उन लोगों की सारी मेहनत, कोशिशें जो उन्होंने की, जो कुछ लिखा, उस सब को नकारने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज़, भगत सिंह का नाम लिया जाता बार बार, और भगत सिंह क्योंकि एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ भगत सिंह के राष्ट्रवाद का और शहादत का, वो कोई भी कर सकता है, राइट, लेफ्ट, सेंटर, उसमें तो कोई डिबेट की जरूरत नहीं है, ना आपको अपनी परिभाषा देने की जरूरत है कि आप RSS हैं या कांग्रेस से हैं या लेफ्ट से हैं। इन दो चीज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जो वर्षों से हो रहा है। बात यह है कि जब आप भगत सिंह का नाम लेते हैं, भगत सिंह के विचारों पर तो बात कीजिए। भगत सिंह राष्ट्रवादी नहीं है अकेले, वो अधूरा सेलिब्रेशन है भगत सिंह का, एक्चुअली ज्यादती है भगत सिंह के साथ, क्योंकि भगत सिंह तो एक विचारक है, क्रांतिकारी विचारक, जिसने इतना बड़ा जखीरा छोड़ा हम लोगों के लिए, छोटी सी 23 साल की उम्र में राष्ट्रवाद को परिभाषित किया जिसमें नफरत कहीं नहीं है।
वो बड़ा डिटेल में लिखते हैं जगह जगह। और जब मैं बोलता हूँ आपको ये ख्याल होना चाहिए कि वो आदमी 23 साल 4 महीने की उम्र में चला गया था इस दुनिया से। और पहला जो उन्होंने अपना एक ऐसे लिखा निबंध, वो लिखा 17 साल की उम्र में 1924 में। और मैं उसको बार बार इसलिए दोहराता हूँ कि 17 साल की उम्र, सब्जेक्ट किया था उस ऐसे का विश्व बंधुता। आज आप दिल्ली में सड़कों पर निकल जाइए और बड़े बड़े शहरों में आप जाके देखें, G20 के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं, नीचे लिखा हुआ है वासुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज अ फैमिली। भगत सिंह ने जब ये आर्टिकल लिखा, और मैंने वायर में कल लिखा भी एक आर्टिकल इसी को लेकर, उसमें भगत सिंह ने शुरुआत किया वासुदेव कुटुंबकम से 1924 में। और वो उसकी परिभाषा भी करते हैं। वो सिर्फ क्या है कि आगे नहीं बढ़ जाते, वो उसमें लिखते ये हैं कि आप वासुदेव कुटुंबकम कैसे बनेगा, वर्ल्ड इज अ फैमिली, हाउ विल इट हैपन। वो तब जब आप अपने समाज में, अपने मुल्क में या दुनिया में अदर विद इन कोट्स देखना शुरू कर दें, बंद कर दें। कोई अदर ना हो, कोई गैर ना हो, कोई स्ट्रेंजर ना हो। ये भगत सिंह 17 साल की उम्र में लिख रहे हैं 1924 में। और आज हम वही कर रहे हैं। हम अपने सिटीजन्स में, अपने फेलो सिटीजन्स में दुश्मन ढूंढते हैं। बात तो जरूरत ही नहीं, हम तो आपस में कर लेते हैं कि कौन धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्लास के नाम पर क्रोध होता है। तो भगत सिंह ने 1924 में लिखा कि ये आप धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर नफरत आप पैदा नहीं कर सकते। मोहब्बत आपको चाहिए, आपको ह्यूमैनिटी से प्यार होना चाहिए। ये 17 साल की उम्र में आदमी लिख रहा है। और चैलेंज करते उसी ऐसे, मैं चैलेंज करता हूं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सब लोग डरते हैं, आप हालात से डरते हैं, क्योंकि ये नई दुनिया बनाने के लिए आपको पुरानी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और इसलिए भगत सिंह का कुछ ताल्लुक शुरू में बेकोनिन से भी है, बेकोनिन के पढ़ा भी है, नार्किज्म पर 3 ऐसे भी बड़े बड़े लिखे जो मैंने अपनी किताब में उसको इस्तेमाल भी किया। और तो उस पीरियड का ये ऐसे भी है, वो कहते हैं आपको यू विल हैव टू डिस्ट्रॉय टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड। तो आप सब लोग डरते हैं, आप कर ही नहीं सकते, इसलिए वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। आप यहीं रहेंगे जहां हैं, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि nobody is prepared to destroy, to go through the pain of creating a new world। तो ये भगत सिंह ने उस छोटी सी उम्र में ये सब बात कहने की कोशिश की। और आज अफसोस की बात यह है कि वो लोग जो भगत सिंह का नाम लेते हैं, वो ना भगत सिंह को पढ़ते, भगत सिंह को मानते, भगत सिंह की नहीं मानते। भगत सिंह की तब मानेंगे जब आप भगत सिंह को पढ़ें। बहुत आसान काम है, 23 मार्च आई, माल्यार्पण किया और घर चले गए, अगले साल का इंतजार करते रहे। अब 28 सितंबर का भी हो गया शुरू, जन्मदिन, पहले तो नहीं होता था, सब दो डेट्स हो गई, तो 2 बार भगत सिंह को याद कर सकते हैं। लेकिन भगत सिंह की लिखी हुई कोई बात, जबकि अब पिछले कुछ सालों में भगत सिंह की राइटिंग्स इतनी ज़्यादा अवेलेबल है हर लैंग्वेज में, चाहे आप किसी भाषा में पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। मेरी अपनी किताब 6 भाषाओं में है, और लोगों की भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन कोई किसी को ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने की। तो राष्ट्रवाद काफ़ी है, शहादत बहुत काफ़ी है, क्योंकि वही वोट दिलाती है, वही राष्ट्रभक्ति बढ़ती है आपके दिलों में, उसके अलावा ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सी बातें की जा सकती हैं भगत सिंह पर, क्योंकि मैं कई घंटे बोल सकता हूँ, क्योंकि वक्त नहीं है इतना। दूसरी चीज़, दूसरा व्यक्ति आज जिसका नाम बार बार लिया जाता है, और मैं अफसोस होता है कि सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि वो भी क्रांतिकारी थे हमारे देश के, और जब उनका नाम लेते हैं तो सिर्फ INA का नाम लेते हैं, INA। और INA में भी अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ भी तकलीफ होगी अगर ये अंदर जाएंगे, तो INA भी बहुत बिल्कुल अलग है। INA में सारा इनके मतलब का वहाँ कुछ भी नहीं है INA के अंदर, लेकिन वो
एक रोमांच है जुड़ा हुआ सुभाष चंद्र बोस के नाम से, तो आईएनए के नाम ले जाता है बार बार। मैं ये कहता हूँ कि भाई सुभाष चंद्र बोस 1920-1930 का जो दशक है, उस दशक के दो तीन ढाई दशकों के सुभाष चंद्र बोस को पढ़िए ना। सुभाष चंद्र बोस तो ऐसे ही जैसे भगत सिंह, इतना लिखा, इतना बोला कि उसमें कोई गलतफहमी किसी को हो ही नहीं सकती। अब जाके पढ़े, आर्टिकल्स लिखते थे, किताबें लिखते थे, भाषण उन्होंने इतने दिए हैं। भगत सिंह की अपनी जो नौजवान भारत सभा है, उसका मार्च 1931 का जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया, समाजवाद पर, सोशलिज्म पर, और सोशलिज्म को इलैबोरेट किया कि किस तरह का समाजवाद हमें चाहिए। तो वो तो एक ही प्लेटफॉर्म पर है, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, कोई फर्क ही नहीं है। और जेंडर जस्टिस की बात करते हैं आर्टिकल्स में, वो मैंने अपनी किसी किताब में इस्तेमाल भी किया है। साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं, वैज्ञानिक सोच। तो जो व्यक्ति, अच्छा दूसरी चीज, राष्ट्रवाद की जब बात होती है तो सुभाष चंद्र बोस ने साफ तौर से एक आर्टिकल में लिखा कि राष्ट्रवाद, सच्चा राष्ट्रवाद देश में पैदा हो ही नहीं सकता जब तक हम धर्म सांप्रदायिकता से लड़ाई नहीं लड़ते हैं। सांप्रदायिकता के होते हुए राष्ट्रवाद, सच्चा राष्ट्रवाद पैदा हो ही नहीं सकता देश में। ये सुभाष चंद्र बोस के शब्द हैं। तो जो आदमी इतना कुछ लिख गया और आप उसकी मूर्ति लगा के खुश हो गए कि वो बस हो गया, मतलब आपकी श्रद्धांजलि हो गई, पर्ची आई तो इसलिए बहुत कुछ हमें जरूरत है करने की। बात यह है कि इसकी ये लड़ाई बहुत मुश्किल है और इसमें कोई शक नहीं है कि इससे पहले भी इतिहास का गलत इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन स्टेट का इन्वॉल्वमेंट इतिहास के लेखन में या उसको जस्टिफाई करने में पहले नहीं हुआ जिस तरह से आज हो रहा है। आज हम स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंडा है, इंस्टीट्यूशंस पूरे टेक ओवर किए गए हैं, तो उसमें आपको गुंजाइश बहुत कम है। और जो ओपन इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल मीडिया वगैरह, वहीं पर आप कुछ कोशिश करके काउंटर कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छे संपन्न खुश हिंदुस्तान का इमेजिनेशन या का विजुअलाइज करना वो तभी पॉसिबल है जब हम सब मिलके इस लड़ाई को लड़ें। वो ना इतिहासकारों की लड़ाई है, ना वो साहित्यकारों की लड़ाई है, क्योंकि उनसे अकेले नहीं होने वाला है। ये सब हम सब लोगों की मिली-जुली लड़ाई। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।